वेरी प्रोस्परस। सी, हमारे देश में पहले दूध की नदियाँ बहती थी, हमारा देश सोने की चिड़िया बोला जाता था। एंड एट दैट टाइम, जब कृष्ण की बात करते हैं, अभी कभी कभी मैं कृष्णा सीरियल देखता हूँ तो उस समय के लाखों गाय गोकुल में, व्रज व्रज वॉज नोन फॉर करोड़ ऑफ गाय काउ। जब एक गोकुल बोला जाता है, तो जब गोकुल में देर वेर 9 लाख काउ विथ सच टाइप ऑफ 10 पीपल, तो ऐसे ही इतनी पॉपुलेशन थी तब। इट वॉज रियली ए प्रॉस्परस कंट्री, बट बिकॉज ऑफ मैकॉले एंड फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स द मिसफॉर्चून अवर कंट्री, इवन आज़ादी के बाद भी अवर ट्रैक रिकॉर्ड, वही जो जाना चाहिए था अपने देश की जो रियल वेल्थ है उनको समझने के बाद, हाउ टू यूटिलाइज दैट, बट अननेसेसरीली वो रॉन्ग डायरेक्शन पर चला गया मैकोले सिस्टम में। एंड नाउ इट इज हाई टाइम नाउ। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वी नो ये पर्सन ऑफ विद डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। वैसे तो कहा जाए तो कभी कभी हम कहते हैं कि इज ए पर्सन, कहते हैं कि हिज लाइफ इज हिज मैसेज, 24/7 बात काम कर रहे हैं। ऐसे समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वी नो व्हाट इज द रोल ऑफ बेसिकली आज धर्म सत्ता, राज सत्ता और जनसत्ता, पब्लिक, यानी कि ऑल वी हैव टू go together, work together, think together for the prosperity of country and then universe. As already BVM said, वसुधैव कुटुंबकम की बेसिकली और संस्कृति तो बेसिकली वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति। हमारी जब गाय की बात आती है तो आज गावो विश्वस्य मातरः कहा गया। इट इज नॉट दी मदर ऑफ ओनली हिंदू और ओनली इंडिया, इट इज द मदर ऑफ यूनिवर्स। There is something there, basically, why it is called, she is called mother of universe. Again, it is said that मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः, सर्वभूतों की, not only human being, all creatures, she is the mother of all creatures and सर्वसुखप्रदाः, it means सर्व को सुख देने वाली, for the welfare of all। ये जो क्वालिटीज है गाय की, उनको उजागर करके, एक्सप्लोर करके, हाउ टू यूटिलाइज फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, दैट इज द मेन रोल ऑफ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। एंड अकॉर्डिंगली वी आर वर्किंग। वी हैव मेड सो मेनी पॉलिसी डिसीजंस। ये भी नीति भी है और सरकार की नीयत भी है, अकाउंटेबिलिटी के साथ। कैसे आजकल जो प्रॉब्लम है, अभी मुझे बहुत से प्रश्न भी आए थे कि काव के बारे में, तो आई विल ट्राई टू जस्टिफाई कि आने वाले दिनों में जो इट्स नॉट ए लायबिलिटी, काव इज ए एसेट, ऐसा मान करके यदि वी चेंज अवर माइंडसेट एंड इफ वी स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली, मेनी टाइम्स अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी यूज्ड टू से इट्स ए इनकन्वीनियंट ट्रूथ। सही बात है कि भाई इट्स ए इनकन्वीनियंट ट्रूथ। हम सब जानते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, बट देयर आर कन्वीनियंट एक्शंस ऑल्सो। तो उनके लिए ये कन्वीनियंट, व्हाट आर द कन्वीनियंट एक्शंस? आज गाय के बारे में बहुत कहा जाता है। हम जब कहते हैं कि भाई रास्ते में घूमती है, रोड पर एक एक्सीडेंट का भोग बनती है, गौशाला में दुखी होती है, बिकॉज ऑफ अवर इग्नोरेंस, because of our inaction, because of previous government policy. So now we have started changing the policy. Now we have started acting positively and convincing the people, bureaucrats, politicians' mindset. We have to change our mindset. We have to change our thinking process. And we have to say that yes, basically it's an asset. वो asset को कैसे convert किया जाए? National prosperity, national development. Basically, we want to say, Mr. Bhai has used the word Atmanirbhar Bharat. A strong country, a developed country, a powerful country, a self-reliant country,
a healthy and wealthy and happy country. All these can be achieved, can be even, I will say, I have read that there are 17 sustainable development goals of United Nations. पहले MDM थे, Millennium Development Goal, वो तो WHO पूरा नहीं कर पाई. But now United Nations has said that there are 17 goals for sustainable development all over the world. All can be accomplished by cow-centric economy. All can be by cow-centric social environment. And that truth we have to make in action or realize. At that time I will say that कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता था. कृष्ण भगवान कहते थे कि जब कि गावो मम अग्रतो नित्यम, गावः पृष्ठतः एवं च, गावो में सर्वतश्चैव गवाम मध्ये वसामि हम. यानी कि गाव मेरे आगे भी गाय, मेरे पीछे भी गाय. गाव पृष्ठतः, गावों में सर्वतः, मेरे राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक साइड, everywhere cows, and myself in center. If we consider Krishna as a public, as a human being, as a nation, then it's really meaningful. हम सेंटर में, लेकिन गाय हमारे इर्द गिर्द में है, तो we will be prosperous, we will be happy, we will be संस्कारी. संस्कृत वैसे कल्चर इज ए वेरी स्मॉल वर्ड, मतलब संस्कारी वर्ड शब्द बहुत बड़ा है कि पूरे देश को, समाज को यदि संस्कारी बनाना है तो वी विल हैव टू गो सरेंडर टू द काउ. ये बात को, फिलोसफी को ध्यान में रखते हुए कैसे हेल्थ सेक्टर है बड़ा. आज हम देख रहे हैं, अभी हमारे बहुत से डॉक्टरों ने तो पंचगव्य से दवाई बना करके कैसे कोरोना पेशेंट को ट्रीट किया. पैंडेमिक के लिए शास्त्रों में शब्द है जनपदोध्वंस, जनपद पैंडेमिक, उनके लिए भी देयर वे ट्रीटमेंट. वो ट्रीटमेंट हमने यहाँ की, पंचगव्य आयुर्वेद की. और आज जैसे योग को एक पूरे विश्व में मान्यता मिले है, आने वाले दिनों में हमारी एक संस्कृति की आयुर्वेद और पंचगव्य भी बहुत बड़ा, नॉट ओनली रिसर्च के NRI पीपल है ना, इसलिए मैं कहता हूँ इट्स ए चैलेंज फॉर अस टू रिसर्च साइंटिफिक बाय साइंटिफिक वे एज पर आवर नॉर्म, मॉडर्न नॉर्म, एज पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंस, इक्विपमेंट, laboratory data. It will be a huge, let us say, industry also, let us say for the mankind health also, because it's a life science. तो गाय का पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, it's a terrific medicinal value, and that can be really, it requires exploration. Many a time I see that in USA also पूरे आयुर्वेद का एसोसिएशन चल रहा है. So I am inviting all of you to come forward for the research, for the for the whatever it is there in your shastra, और शास्त्र are the books of science books, उनको प्रमाणित करना है, केवल हमें एक बार वैलिडेट करना है. Let us come forward. So that will be one role for our NRI, because you are having all facilities. So how we can do that? That is a one challenge. Because our one of the doctor in Aligarh, couple, basically they were in the Boston also. They have invented one antibiotic from cow milk, and which is superior to all our fifth generation antibiotic also. So this is the real value of cow milk. It is known as cow milk is called ambrosia. It's an elixir, cow milk. How it is elixir? That we have to not only research but implement and re-explore. So all these challenges, I request all of our NRI people, right from scientists to industrialists and all, to utilize this wealth for the human welfare. Similarly, agriculture, whatever we are eating, all we know, it's a toxin, it's a poisoner, chemical, pesticide. If you want to make us and our next generation healthy and happy, then we will have to switch for organic farming. And then organic farming only possible by cow and cow dung and cow urine. Recently we had a webinar for food, a national level webinar. Our Niti Ayog, our policy making body all over India, Niti Ayog. At that time, this subject was discussed. I was there for 2 days. So ultimately, what was the common
thing by everybody. In the center, there was a cow dung and cow urine. If cow dung and cow urine are there, then organic farming is possible. It's a huge, even I will say, the market also. India is importing so many pesticides, 97% pesticide, and almost 70% fertilizer. So that we can stop by making, we can make our India Atmanirbhar by utilization of cow dung and cow urine. Similarly, if cow is not giving milk, even then cow urine and cow dung can be utilized. And that's why I'm telling that no cow is useless, no bullock is useless. Intact. If you want to keep oxygen level intact, if you want to keep our atmosphere clean and neat, then again cow dung and Agnihotra, whatever we were using, all these are the solutions. And lastly, I will say that the problem of employment generation, problem for youth and women empowerment and entrepreneurship, that also after Corona, the cow dung and cow urine, make such products from cow urine, biopesticide, biofertilizer, liquid biofertilizer, phenyl, gower, and so many medicine, all health industry. So all these are the utilization as per the economical position of the person, maybe individually, maybe corporate level also, or maybe cooperative and maybe small private firm. All can be accomplished. And we have now given the some change from seva to meva. Yes, it will be automatically a Gau Seva. But for Rashtra Seva, we will have to improve our GDP. We have to improve our national income. We have to reduce our export, our import. And that can be done through utilization of cow dung and cow urine in various ways. So these are the various points where our NRI people, see, you are working very, I know, I have relation with so many NRI people all over the world. And when in 2002, Atal Bihari Vajpayee first started the Bharati Divas, which Bharati Divas? Hello? Pravasi Bharatiya Divas. Pravasi Bharati Divas. From that onwards, I am in connection with all NRI people every year. So you are doing a lot of charity for our country. You are working in health field, in education field, in rural development field, in maybe in your village, in your taluka, in your district or in your state, or maybe at national level also. So now it is high time to reinvent in cow-based activities also. There are so many gausalas, so many entrepreneurs which require your help. Basically, we have to change our mindset. Not Gau Seva, not only for donation, as a donation. I say that many times, you don't give donation just for feeding the cow, but you give donation or you give money for investment to make the Gausala self-reliant by giving some equipment, by establishing some laboratories, by establishing plant for Gaumutra or biopesticide or biofertilizer or biogas, whatever is your capacity. And government is now ready. Rashtriya Kamdhenu Ayog, with MSME Ministry, Petroleum Ministry, Culture and Tourism Ministry, Agriculture Ministry, Health Ministry, Ayush Ministry, there are Science and Biotechnology Ministry. We are working with more than 40 departments of central government where cow wealth can be utilized. Suppose nowadays it's a fashion to hug the cow. So we have converted the various best gausalas for cow tourism. Whenever you come to India, you visit Varanasi, you visit Mathura, you visit Dwarka, you visit Tirupati, you visit other holy places. But you don't know there are gausala also. There is one gausala also. Now we are making these gausalas a center of tourist point where in a holistic view, with a holistic approach, you will find everything there. So your mindset will change. Okay, it is not the only the Gau Seva, it is not the only the rescue center, but it's a profit-making professional unit, well managed. So these are the various ways where government has also started taking initiation.
Narendra Bhai Modi has अभी कोरोना काल में 20,000 for infrastructure and 13,000 for vaccination and health management of the all animals sanction किया है. बाकी petroleum ministry has developed biogas scheme. 5,000 crore we are going to utilize for biogas, CNG and electricity from cow dung. So these are even the agriculture ministry, we are for right from sensitizing the farmer for organic farming to make biofertilizer liquid and solid, जीवामृत जो कहते हैं. It's a campaign form. So all these activities are going on to change the mindset and thinking process we are thinking out of box. कहीं न कहीं अलग प्रकार के तरीके से आज गाय जो लायबल है उनको कैसे एक एसेट में कन्वर्ट किया जाए. If cow is giving more than earning me more than 500 rupees per day, I will not leave it. So these all are ultimately गौ रक्षा का कानून बनाना, उनके लिए काम करना, ये सभी बातें I think हमने कवर की है. Our NRI people, you all know everything about our India and you love India. आपके पास देश प्रेम है, एक संवेदना है, गाय के प्रति भक्ति भी है, गाय के प्रति श्रद्धा है. तो उस श्रद्धा को कैसे आप थोड़ा मॉडिफाई करके चैरिटी वर्क के साथ साथ वहाँ की गौशाला को, वहाँ के किसानों को, अपने गांव के रूरल डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत से गांव देखे. 1 cow पर फैमिली. अभी 2 ग्राम योजना बनी है, एकल गौ ग्राम. एक फैमिली को एक गाय देंगे और वो गाय का जतन करेंगे, गाय का दूध पिएंगे, गाय के गोमूत्र से इनकम करेंगे और एक फैमिली के नाते गाय का और फैमिली मेंबर, ऐसा एक कंसेप्ट डेवलप किया. उसमें भी यू कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल women in a district or in a village. There are so many ways. One of my friends made a consortium and he has taken money from the foreign also and they have started a company and they are making biogas plant over here. So many biogas plants. They are taking government subsidy also. So all these are the ways you can help and you can serve our country, and that will be a Gau Seva as well as Rashtra Seva, as well as service to the nation, service to our motherland, Bharat Mata, to make Bharat Atmanirbhar, to make Bharat strong and developed country of 21st century. Friend, these are the various topics I have discussed in a short span of time. One thing I would like to clarify that it's a noble profession, business with ethics. We never promote culling of the cows, no beef industry. Only cow after natural death we give samadhi, and that samadhi khad is best, one of the best fertilizer. So looking to that, at present there are many governments who have done strongly working for the anti-slaughter cow act, and that's why there are so many stray cattle also moving around the road. But similar, along with that, they have also developed some schemes to protect the cow. यूपी गवर्नमेंट है हमारी, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हर गांव में एक गौशाला बनाई, 2 सदन, और वहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पूरी काव कैबिनेट बनाई. दे आर गिविंग 25 और 30 रुपीज और 40 रुपीज, कोई 50 रुपीज पर डे पर एनिमल टू प्रिजर्व देम. ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए, दूध इंप्रूवमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इतने देश में इतना दूध कैसे मिलेगा. मैं कहूँगा जरूर, वी विल इम्प्रूव द ब्रीड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, and that's why we will have the milk, enough milk, so that the artificial or adulterated milk can be stopped. There are कानून तो है ही, लेकिन कानून के साथ साथ हमें उनका सॉल्यूशन भी देना है. जी, okay, strongly fine, working for the anti-slaughter cow act to stop. There are help us in by adopting a village, by adopting a tribal area, by giving them cows or bulls. Bull power can be utilized also. If they use asset, you can join with entrepreneurs
You can join with our government program in public PPP mode. You can join for research and project in biotechnology department as a scientist, and you can join as a policy maker also, as a mentor also, as a our advocate. You can propagate the idea. You can say that yes, cow wealth अब तक जो हिडन थी वो हिडन काउ वेल्थ को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और एक्सप्लोर करके आज नेशनल डेवलपमेंट के लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो बात हमें देखना है। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये जो मेजर बात मैंने कही है हमारे एनआरआई फ्रेंड को, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो इनटू डिटेल आवर वेबसाइट। आजकल तो यूट्यूब में भी सब कुछ मिलता है, उनमें से हाउ यू कैन हेल्प आवर कंट्री इंडिया और मदरलैंड भारत माता टू मेक प्रॉस्परस through cow wealth. There are so many ways. We are also with you. You can contact me also. You contact our Kamdhenu Ayog website or Facebook page. You can remain in our contact. And ultimately, we will work together for betterment of our country. And lastly, I will say that नई सदी का संत बच गया है, अपना फर्ज निभाना है, गो पालन गो संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। तो हमारे भारतवर्ष को उन्नत बनाने के लिए आपका पूरा सहयोग में मिले, इसी प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आपने मुझे सुना। अभी बाद में यदि क्वेश्चन रहेगा समय तो बाकी की चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं वंदन करता हूँ। वंदे गौ मातरम। ओम श्री सूर्य नमः। गौ माता की जय। धन्यवाद वल्लभ भाई जी, very very good and inspiring. We'll have question answer session later on, but right now we're gonna move to our next esteemed speaker, Honorable Ajit Prasad Mohapatra जी। मोहपात्रा जी, कृपा करके आप अपना वक्तव्य सुनाइए। धन्यवाद। अजीत प्रसाद जी, हाँ, ही इज ऑन म्यूट आई थिंक। आप म्यूट पे हो। अभी जब आ रही है हमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। ओम श्री सुरभे नमः। भारत देश से बाहर में भारत पुत्रों को जो प्रसिद्धि मिली है, भिन्न भिन्न देश में अपना अपना व्यक्तित्व के विकास जो किया है, नाम की समाज में प्रतिष्ठा किया है, ऐसे सभी प्रतिष्ठित बंधुओं को मेरा सादर जय गौ माता। मान्यवर संघचालक जी, अभी सभी कार्यकर्ता बंधुगण और सभी गो भक्त बंधुगण, हम आज एक विशेष विषय को चर्चा में सारा देश भर में नहीं, सारा विश्व भर में ये करने जा रहे हैं और देखने को भी मिलता है। हम जानते हैं, हम जिस गाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसको देखने की अगर दृष्टिकोण हमारा ठीक है तो सारा चीज ठीक हो जाएगा। ओडिशा और बंगाल में एक प्रोवर्ब चलता है, भावे बसई हरि। भाव में अर्थात अपने मन में, अपने विचार में, अपने हृदय में अगर हम लोगों ने हरि को, अपना इष्ट को, अपने भगवान को बैठाते हैं तो उसकी दर्शन करना बहुत सहज सरल होता है। मन में अगर माँ को बैठाते तो माँ की दर्शन हो जाती है। हम लोग अमेरिका, लंदन में रहते हुए भी जैसे लगता है कि माँ की स्पर्श, माँ की आंचल हमारे सिर पे है, उनके हाथ हमारे सिर पे है। ऐसे ही गाय को अगर हम एक पशु तुल्य, एक एनिमल के नाते हम देखते हैं तो 4 पैरे वाला एक पशु दिखाई देगा। अगर थोड़ा सा भाव चक्षु में हम देखते हैं, अपने दृष्टि अगर उस तरफ ढंग से आता है तो गाय नहीं दिखेगी। एक भगवान के द्वारा सृष्टि किया हुआ एक ऐसा प्राणी जो हम सब लोगों का, इस सृष्टि का संरक्षक के नाते दिखाई देता है। आज ऐसे इस सृष्टि की संरक्षक, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने केवल नहीं जा रहे हैं, उसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है, सृष्टि के प्राणी के नाते कर्तव्य क्या है, एक भारतीय के हिंदुस्तानी के नाते हमारा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हम जाते हैं। तो उसके बारे में चर्चा करते समय थोड़ा सा उसके जो
कहानियां हम जानते हैं, उसको दोहराना मैं चाहता हूं। हम जानते हैं समुद्र मंथन से गोमाता निकली। एक परम सौभाग्य है, कहानी में यह आता है, हम विश्वास करते हैं, हम भारत के लोग विश्वास करते हैं कि हमारे पुराण ये सत्य है, हमारे भागवत ये सत्य है, हमारे महाभारत ये सत्य है, हमारे गीता भागवत वो सत्य है। उस आधार के ऊपर, उस बिलीफ्स के ऊपर में हम अगर श्रद्धा करते हैं, तो पहले समुद्र मंथन से गाय निकली, बाद में माता लक्ष्मी निकली, बाद में धनवंतरी अपने हाथ से अमृत कलश लेकर निकले। ऐसे जो उस समय कंडीशंस थे देवता और राक्षसों के बीच में, ये जो भी निकलेगा दोनों के अंदर में उसको बांटा जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, ओनली एंड ओनली गाय ऐसा है जिसको मनुष्य को दिया गया। मनुष्य की जो सृष्टि है, भगवान ने जो किया है, उसके बारे में कभी कभी हम मनुष्य भूल जाते हैं। धरती में जो भी रचनाएं दिख रही है, इसी धरती की रचना को अगर कोई बैलेंस कर सकता है, पर्यावरण से लेकर के भूमि रक्षा तक, जीवन रक्षा तक, ये मनुष्य ही कर सकता है। ये दिव्य ज्ञान हमको भारत से ही मिला है, अपने भारतीय परिवारों से मिला है, हमारे भारत की पाठशाला से मिला है, अपने समाज से मिला है। इसको हम सब लोगों ने अच्छे तरफ से मानते हैं, और वही पीढ़ी के बाद पीढ़ी, न्यू जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन तक इसी विषय को हम लेते जा रहे हैं कि हम किस देश का है, किस भूमि का है, हमारा परिचय क्या है, और एक मनुष्य के नाते हमारा परिचय क्या है। तो उसी प्रकार का हम अगर सोचते हैं, तो मनुष्य को दिया गया प्राणी ये गाय है, जिसको हम लोगों ने मां कहते हैं। मैं जिस दिशा की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, जो देवासुर संग्राम के समय देवताओं को लगा कि हम लोग इस समय संभव नहीं है असुरों को जीतना, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को इसमें सभी त्रिदेव को मिला करके हमको कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा, संरक्षण की स्थान ढूंढनी पड़ेगी। तो आखिर में महादेव जी ने बोलिए, नारायण बोलिए, ब्रह्मा बोलिए, कि त्रिदेव ने बताया कि हमारा भी स्थिति ऐसा है, हमको छुपना पड़ेगा। तो सब सर्वश्रेष्ठ स्थान ये गाय का है, शरीर है। आप सोचिए, गाय का शरीर में ये सारे देवता रहे, बाद में दोनों माताएं आ गई, लक्ष्मी और गंगा जी, ये दोनों को गाय के शरीर में स्थान नहीं मिला क्योंकि सारे भर्ती हो गए थे। तो माँ ने बताई, अगर तुमको रहना है तो गंगा जी आप गोमूत्र को, मेरी मूत्र को स्वीकार करेंगे क्या? सादर स्वीकार किया। एक बूंद गंगा जल की जितनी पवित्रता है, एक बूंद हमारे गोमाता के गोमूत्र भी उतने ही पवित्र है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गंगा जल एंड काउ यूरिन या गोमूत्र। ऐसे ही लक्ष्मी गाय के गोबर में बैठी तो गोमय वसते लक्ष्मी कहता है। ये दोनों चीज को थोड़ा सा आज हम लोगों ने जानते ही है, फिर भी थोड़ा सा मैंने प्रमाणित करने के लिए कोशिश करूंगा स्वल्प समय के अंदर में। राक्षस लोगों ने उस समय देवताओं को मारने के लिए गए, सामने गाय देखा तो अपने तलवार, अपने अस्त्र वापिस लिया, खुद वापिस रख, चुप रहा। अब देवासुर संग्राम में जो देवताओं को मारने वाला राक्षस, उन्होंने गाय को नहीं मारी, तो मनुष्य क्या करना चाहिए? तो जो सृष्टि की रक्षा, देवताओं की रक्षा, या राक्षसों की रक्षा, या किन्नरों की रक्षा, या गंधर्वों की रक्षा, इन सबके लिए अगर कोई कुछ दे सकता है तो गाय दे सकता है। उसको भी थोड़ा सा प्रमाण करेंगे। मैं इसी बीच में करीबन 1,500 तक मठ मंदिर की पुजारी और हमारे संत महात्मा, जो बहुत बड़े बड़े आयु के संत महात्मा को छोड़ करके, जो कि हमारे पूज्य हैं, ऐसे सभी संत हमारे पूज्य हैं, सभी पुजारी हमारे पूज्य हैं, सभी बड़े जन हमारे पूज्य हैं, सभी कथाकार पूजा है। ये कथाकार हमारे पुजारी बंधु जो मठ मंदिर में है, जो कर्मकांड करते हैं, घरों में भिन्न प्रकार के उत्सव में कुछ पूजन करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न पूछा, मेरे को ये बताइए कि भगवान जी कौन से दूध को पसंद करते हैं, या कौन सा दूध प्रिय है? मैंने पूछा जर्सी, पैकेट का दूध, भैंस का दूध। सभी लोगों ने एक स्वर में बताया कि नहीं, अपनी भारत की गाय मां जो है उसका दूध से ये पूजन अर्चन किया जाना चाहिए।
तो मैंने तत्काल एक प्रश्न पूछा, आपने कभी इसी प्रकार का इंसिस्ट करते हैं क्या, बताते हैं क्या? सोचिए, किसी भी पुजारी, किसी शाम को ज्यादा लोग आते हैं, सवेरे थोड़ा कम लोग आते हैं, शाम को परिवार के साथ पूजन के लिए जाता है। अगर किसी एक पुजारी हिंदुस्तान में ये बताया, माँ काल से ये दूध जो है ये मंदिर में नहीं चलेगा, ये घी नहीं चलेगी, ये प्रसाद जो है ना, ये गोमाता की पंचगव्य से, दूध से, दही से जो प्रसाद मिलता है उसको लेके आओ। हम पुरुष लोगों की क्या हालत होगी सोचिए। मां अगर अड़ गई ना, तो स्वाभाविक ढंग से पुरुष लोगों ने इसकी व्यवस्था करेंगे, पुरुष लोगों की नहीं, परिवार की वातावरण बदल जाएगी। हम कहते हैं कि ये कोरोना पीरियड में बल्लभ भाई कह रहे थे, कोरोना ने एक मैसेज दिया है, वो नेगेटिव भी दिया है, बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया है। कोरोना कहता है मैं कहां टिक नहीं सकता, कहां रह नहीं सकता। जिस शरीर के अंदर में इम्यूनिटी पावर ठीक ठाक है, ज्यादा कम बेसी नहीं, ठीक ठाक है, जो कि मेरे अंदर जाने के बाद में चाहे नाक की श्वास हो, चाहे मुंह के हो, स्पर्श हो, कैसे भी अंदर मैंने गया, अगर उसकी इम्यूनिटी पावर ठीक है तो मैं वहां पर समाप्त पक्का। कैन यू से? यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, जर्सी के, एचएफ के दूध से, या इसमें जो अनाज तैयार होते हैं, फल, सब्जी, भाजी, अनाज, धान, चावल या गेहूं, उसमें से हमारा शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी क्या? अगर बढ़ती तो दुनिया के अंदर में जितने इंग्लिश दवाइयां चल रही है ये सब बंद हो जाती। एक भी इंग्लिश दवाइयां, एक भी अंग्रेजी दवाइयां आप बताइए जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। छोटा सा हेडेक के लिए टैबलेट लेते हैं, 1 रुपया 15 पैसा का, तो उसका भी साइड इफेक्ट है। कई डॉक्टर शायद इसके अंदर में होंगे, आप सभी जानते हैं। लेकिन एक बताइए, अगर जांच करके आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पंचगव्य का कोई दवाई देते हैं, विशेष करके पंचगव्य का दवाई देते हैं, एक भी दवाई का नाम मेरे को बता दीजिए कि इस दवाई में कोई साइड इफेक्ट है। तो हम रोगमुक्त भारत अगर बनाना चाहते हैं, ये रोगमुक्त विश्व बनाना चाहते हैं, तो अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे। इसके कारण भारत रोगमुक्त केवल नहीं होगा, ये संपूर्ण विश्व रोगमुक्त होगा। इसके लिए गाय की आवश्यकता है। अभी थोड़ी सी चर्चा चल रही थी जीवामृत के बारे में। मैंने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला भी प्रवेश करके आया। अभी की बात है, एक किसानों के साथ बैठक था, एक 4000 तक किसानों की इस बीच में हमने लॉकडाउन में ही चर्चा आलोचना किया। मैंने एक ही प्रश्न पूछता था, आपने ये बताइए कि पेस्टिसाइड से और डीएपी की खर्चा कितना होता है? लोगों ने बताया 10,000 से 15,000 रुपया। गांव के लोगों ने बताया थोड़ा बहुत हम गोबर छिड़क देते हैं तो 8 से 9,000, 10,000 तक हो जाता है। सारी प्रोसेस आज रेडी है। आज मैं एक नाम भी लेता हूँ, फैक्ट्री सेलिवन का नाम लेता हूँ, तमिलनाडु का अपने कार्यकर्ता, IT इंजीनियर था, छोड़ दिया, गाय की सेवा में आया। 1 एकड़ जमीन, एक गाय या 2 गाय है जो दूध नहीं देती है। उसका नंबर भी मैं आपको शेयर कर सकता हूं, आप उनसे देखना, बात करना, अपने एरिया में बुला लेना। 5-10 देशों में घूमता है, तो 1 महीना में 60 से 1 लाख रुपया उसमें से इनकम करता है। मैं गया तो उसको देख के आया, 2 गाय उसके पास में है, छोटी छोटी गाय, तमिलनाडु की गाय है। 1 एकड़ जमीन, वंस उन्होंने खेती किया, 1 एकड़ जमीन से उन्होंने 21 प्रकार का फसल निकालता है। जो फसल निकलती है उसके जो लोग पहले से लाइन लगा के बैठते हैं कि मेरे को ये चाहिए। अहमदाबाद के आसपास में ऐसे 10 गांव हैं, ऐसे तो बहुत सारे देश भर में गांव हैं। इसी गांवों को हमने कॉलोनी के साथ में जोड़ दिया। उस कॉलोनी के अंदर में जो भी चाहिए, दाल, चावल, सब्जी, भाजी जो चाहिए, उस गांव से आया। उस गांव से कॉलोनी से पैसा गया। आज उस कॉलोनियों में दवाइयां कम हो गई। आज देश भर में, केवल नहीं संपूर्ण विश्व भर में रोगी की संख्या बढ़ रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है। हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, लेकिन रोगी नहीं कम हो रहा है, रोग नहीं कम हो रहा है। जैसे कोरोना जो इस प्रकार का वायरस है, ये सारा वायरस को हमको सोचना चाहिए।
हुएनसा से लेकर के आज तक ऐसे 18 लोग आए हैं जिन लोगों ने कहा कि भारत के लोगों के अंदर में ये संवेदनशीलता क्यों है। इतने एक भिखारी अगर 2 रोटी उसके पास में आता है तो उस भिखारी को अगर दूसरे भिखारी पहुंच जाएगी या कुत्ता भी पहुंच गया वहां से टुकड़ा उठा के दे देता है। इतने समझना क्या, इतने घंटों परिश्रम कैसे करते हैं, इसके अंदर में इतनी शक्ति कैसे है। उन्होंने ढूंढते ढूंढते आया कि जो भोजन करता है उसको ध्यान में आया। वो जो धान चावल सोचिए, या हम बचपन से लेकर के मृत्यु तक गाय का दूध में चलते हैं, दूध दही घी वगैरह हम लेते हैं। माँ का दूध नहीं मिला बच्चा को, गाय का दूध देते हैं तो बच्चा जिंदा रहता है। सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, उसकी माँ अगर दूध देने वाली है, अगर वो नहीं मिला उसका दूध तो गाय का दूध देते हैं तो वो बच्चा जिंदा रहता है। सबसे बड़ी बात है उसके कैरेक्टर चेंज नहीं होता है। सिंह के बच्चा सिंह का कैरेक्टर लेकर होता है, गाय का दूध पीने से चेंज नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि माँ है। दूसरा विषय ऐसा एक है, हमारे जो भूमि है, जो अनाज यहाँ से पैदा होना चाहिए हो रहा है, वो अनाज जो हमारे लिए आवश्यक है, वो अगर हम जीवामृत के, घन जीवामृत के, अमृत पानी या कीट नियंत्रक, कीटनाशक हम नहीं कहते, मारने की जरूरत नहीं। कीड़ा हमारे घर में नहीं आना चाहिए, हमारी खेती में नहीं आना चाहिए। ये कीट नियंत्रक से और ये गोबर गोमूत्र के जीवामृत से ही तैयार होता है। उसमें खेती करते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 से कम पैसा खर्चा होता है और उससे 20 गुना लाभ होता है। हिसार में हमारा एक सेंटर है, वहां हमारे पास में थोड़े गाय है। वहां की जो खेती होती है उस सेंटर में, हिसार हरियाणा में आता है, उस सेंटर में जो खेती होती है उसमें से जो सब्जी होती है हर महीना 2.5 लाख रुपया की बेचते हैं, सेल होते हैं। लोग वहां पर आके ले जाते हैं, जाने की जरूरत नहीं पड़ता। उस सेंटर के कारण जो भोजन वहां पर उनको मिलता है उसमें से कई लोगों स्वास्थ्य आज ठीक है। तो हम रोगमुक्त भारत बना सकते हैं, रोगमुक्त विश्व भी बना सकते हैं। हम आर्थिक दृष्टि से अगर विचार करते हैं, मेरे हाथ में छोटा सा एक चिप्स है, छोटे छोटे चिप्स है, उसको मैंने मोबाइल के अंदर में भी लगाया है। ये एंटी रेडिएशन चिप्स हम अच्छे तरफ से जानते हैं। दिल्ली शहर में मैंने एक ऐसे ही आप जैसे इस प्रकार के बंधु थे, उनको ऐसे सिंपल पूछा, 2-4 अच्छे महात्मा भी थे जिसको भारत पूजता है, विषय पूछता है। मैंने पूछा कि भैया ये गाय का गोबर का 1 किलो का दाम कितना। हमारे एक महात्मा बैठे थे, नाम मैं बताता नहीं हूँ, ये सब जानते ही होंगे। उन्होंने कहा कि आश्रम के सामने अगर गाय गोबर करके चली जाए तो उसको साफ करने के लिए दूरी देना पड़ता है। तो मस्जिद ऐसा किस्सा बोलता हो, तो मजाक से उन्होंने बताया। मैंने कहा कि ये एंटी रेडिएशन चिप्स है, इसको लगाने के बाद में हमारे मोबाइल की रेडिएशन कम होती है। तो ये मोबाइल के रेडिएशन जो कम हुआ तो उसमें से उनको तो परीक्षा भी करके वहां पर 2 लोगों ने दिखाया, तो इसका दाम 25 रुपया है। तो सब लोगों ने 1000 पीस वहां पर मैंने बेचा सबके सामने। और ये कितना है, ये 1 ग्राम गोबर केवल है। 1 किलो गोबर कितना, 25 रुपया हो गया। ये छोटा सा गणेश जी है, इको फ्रेंडली गणेश के बारे में हमारा प्रधानमंत्री बताया। छोटे से लेकर बड़े तक हम गणेश जी को बैठाते हैं। अगर ये घर में बैठाते हैं, कार में बैठाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रेडिएशन है इसमें से वो कंट्रोल हो सकता है। लेकिन ये ज्यादा नहीं, ये केवल 15 ग्राम गोबर में तैयार होता है और इसका दाम 15 रुपया है। आप सोच लीजिए, हम इस कर सकते नहीं कर सकते। मेरे पास में एक बंधन बार है जो द्वार में हम लोगों ने लगाते हैं। ये गोबर से बनाया हुआ है, एक पवित्रता है, पवित्रता के साथ साथ में एंटी रेडिएशन है। और इसका दाम जो है, ये जो बनाया हुआ व्यक्ति उन्होंने 50 रुपए बेचा था, लेकिन हमारे एनआरआई और हमारे दिल्ली के, अहमदाबाद के सारे लोग इसको 500 रुपया दे के ले गए। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, मुश्किल से 10 रुपया होगा। लेकिन ये मार्केट में थोड़ी सी वाटर कलर देके करते हैं तो 500 रुपीज का होता है। तो इस प्रकार का हम आज 306 प्रकार का बना रहे हैं। एक नाम है कृषि बर्डी, उसका नाम ही कृषि है, बर्डी उसके सरनेम है। मछलीपट्टनम विशाखापट्टनम पास में रहता है, आईटी इंजीनियर था। किसी घटना से छोड़ करके मतलब गाय के संपर्क में आया तो सर्विस छोड़ दी, बहुत अच्छी पैकेज में था, विदेश में भी था। आज उन्होंने 3 साल के अंदर में उन्होंने इस कोरोना पीरियड में भी
इसी कोविड-19 के प्रेशर में भी उन्होंने 85 लाख टर्नओवर में है। मैं इनका नंबर शेयर करूंगा आप सबके पास, वल्लभ भाई के पास में है उन्होंने। इसे आज देश भर में 300 से ज्यादा अच्छे इस प्रकार का बंधु हैं जो कि आज प्रमाणित कर दिया है गाय करोड़पति बना सकता है। एक छोटा सा उदाहरण, नागपुर ने इस दीपावली के समय 1 करोड़ दीपक बनाया। मेरे पास एक छोटा सा दीपक है, इससे बड़ा 5 रुपए में बनाया। इसमें मठ मंदिर के लोग, सेवा बस्ती के झुपड़ी के जो स्लम्स एरिया के लोग, इसमें कुछ एनजीओस और अपनी सेवा विभाग, गौ सेवा विभाग के कार्यकर्ता लोगों ने 40 पैसा केवल उसमें खर्चा होता है। थोड़ा ग्वार गम, थोड़ा मुल्तानी मिट्टी जो प्रोपोर्शन है उसका फॉर्मूला अवेलेबल है, देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिल सकता है, हम लोग की वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर 1 रुपया देते हैं तो 5 करोड़ रुपया से 1 करोड़ माइनस करते हैं तो 4 करोड़ रुपया। गरीब से गरीब के घर में 16 से 22 हजार रुपया तक वहां पहुंच गया। इतना ही नहीं, अपने कार्यकर्ता लोगों ने जितने दीपक बनाया उसमें से जितने पैसा लिया वो घर में नहीं लिया। उन्होंने 17 बच्चियों की शादी किया जो कि गरीब है। कभी मैंने उनको कहा कि भाई साहब, जिन लोगों ने गो आधारित कृषि करते हैं उसको मेरे को दिखाओ। मैंने आंख में देख कर कहा 52,000 एकड़ उस क्षेत्र में, इतने 30,000 था, अभी 52,000 एकड़ हो गया, जो कि एक सिंगल ड्रॉप पेस्टिसाइड्स नहीं है, एक दाना भी यूरिया डीएपी नहीं है। टोटल ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं, टोटल जैविक जिसको कहते हैं, हम कहते हैं कि गो आधारित कृषि, मैं तो कहता हूं ये धर्माधारित कृषि है। इससे हम देश भर में प्रयत्न थोड़ा सा करते हैं। 1951 सेंसस रिपोर्ट में 62 करोड़ गाय हमारे थे। 2011 में 1/6 नहीं है तो 52 करोड़ गाय कहां गए? ये नेचुरल डेथ नहीं हो सकता। हम लोगों की दुर्बलता के कारण, हम लोगों की थोड़ी सी मानसिकता के कारण इस सारे घटनाएं हुई। हम केवल बाहर के लोगों को कुछ कहने से लाभ नहीं है, हम अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अपने आप होता, भारत की जो इंटेलेक्चुअल्स है, भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स भारत के बाहर रहते हैं, जैसे आज सारी एनआरआईज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम जितने बाहर रहते हैं, भारत के पुत्र भारत के बाहर, भारत के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो समाज के अंदर में अपने प्रतिष्ठा व्यक्तिगत भी किया है और अपने बलबूते पर किया है और सांगठनिक भी किया है, ऐसे जो भारत पुत्र है, हम जो इंटेलेक्चुअल जो परिवर्तन कर सकते हैं, यही आज गांवों में जाना पड़ेगा, यही आज बस्तियों में जाना पड़ेगा। आज गांव को अगर समर्थ बनाएंगे तो भारत बनेगा, विश्व भी बनेगा। ऐसे आज एक योजना बन रही है। आज भारत वर्ष में 1 लाख गांव अपने संपर्क में है। उस 1 लाख गांवों को शहर के साथ में जोड़ने के लिए अगले 3 साल के अंदर में ये योजना बन रही है। ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, काम भी शुरू हो गया है, इसलिए 10 साल से ये काम चल रहा है। आज हम कह सकते हैं ऐसे कम से कम 10,000 से ज्यादा गांव हैं जिन्होंने आज इस प्रकार का कार्य करते हुए शहर को संभालता है। तो हम इसको कर सकते हैं। जामनगर में, अपने गुजरात में, सिद्धार्थ में रहते 5,000 घनमीटर का उन्होंने गोबर गैस का प्लांट किया, सरकार के साथ में उसको जोड़ करके वो करके काम कर रहे हैं। इस प्रकार का भारत को ऊर्जा युक्त बना सकते हैं, भारत को रोग मुक्त बना सकते हैं, भारत को अन्न युक्त भारत बना सकते हैं, भारत को प्रदूषण मुक्त भारत बना सकते हैं, भारत को समर्थ आत्मनिर्भरशील अभिमानी भारत, हम संगठित भारत बना सकते हैं। इसमें जो जितने प्रकार का प्रयोग चलता है उसमें गाय एक बहुत बड़ी हमारी सहयोगी है। हम सभी बंधुओं ने समाज के एक बड़े भाई की तरफ है योग्यता के कारण। हम बड़े भैया अगर चिंता करते हैं, जितने भी समाज के अंदर छोटे भाई बहन है, अर्थात जो गांव में रहते हैं, वो संभल जाएगा। किसान एक बार सोचेगा कि बिना दूध देने वाले गाय का गोबर गोमूत्र से मैं अपने पैर में खड़े हो सकता हूं, तो अपने भारत खड़े हो। आखिर में एक शब्द बोल के मैं समाप्त करता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि कभी कोई साइकिल चेन का उदाहरण बराबर देते थे। ये साइकिल चेन जो है ये कहां से टूटी? जो वीकेस्ट लिंक है, वो वीकेस्ट लिंक जितने ताकतदार है, वो टोटल साइकिल चेन की ताकत उतनी है। भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति का, जो दूर गांव में बैठा हुआ है, जो किसान है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो हमारे भारत का स्ट्रेंथ है। हम अपने भारत को स्ट्रेंथन करना है, शक्तिशाली भारत बनाना है, तो हमको
उसके प्रति दृष्टि लेनी पड़ेगी। ये सभी इंटेलेक्चुअल मास को, सभी बंधुओं को मैं ये आग्रह करता हूं, अपने देश खड़ा रहेगा तो विश्व खड़े रहेंगे। भारत के पुत्र भारत के बाहर हर जगह में अपना चुनौती को स्वीकार किया है, अपने को प्रमाणित किया है कि हम कुछ हैं। इसी दृष्टि से आज जो गौ की विषय हम लोगों ने लिया है, ये बहुत अच्छा विषय है और इसी के आधार से हम भारत की अर्थव्यवस्था को भी परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छा समृद्धशाली भारत बना सकते हैं। जय गौ माता, वंदे गो मातरम, जय भारत। धन्यवाद अजीत प्रसाद जी, खूब खूब माहिती दिया आपने। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे, उससे पहले we'll recognize few prominent Hindu Americans in the audience, as well as some special guests from Bharat. So we have a very well-known philanthropist from Los Angeles area, always willing to help any cause. Especially he is always supportive of Hindu Swayam Sevak Sangha and Bharatiya Vichar Manch. Shri B.U. Patel ji is here. B.U. Patel ji, खूब खूब धन्यवाद for joining. We have, धन्यवाद B.U. भाई जी. B.U. भाई जी is also involved in Tarsadia University in Gujarat, where hundreds of thousands of students are getting educated. We also have Padma Shri Ganpat Bhai Patel, who is a founder of Ganpat University in Gujarat, where 20,000 students are getting educated. He is also a well-known philanthropist and supporter of HSS and Bharatiya Vichar Manch. Dhanyawad Ganpat Bhai ji for being here today. We also have a lot of other guests from various places. We have some friends from ISKCON also here. Manish Rawal ji from ISKCON. Dhanyawad for joining, Manish ji. We also have Dr. Pradeep Kansagra ji. He is a well-known community activist and a nephrologist. He is here today attending this lecture. From Bharat, we have राष्ट्रीय सेवक संघ पश्चिम क्षेत्र माननीय संघ चालक जी डॉक्टर जयंती भाई भाड़ेसिया साहेब. धन्यवाद फॉर जॉइनिंग भारतीय विचार मंच लेक्चर भाड़ेसिया साहेब. We also have, can we show Bharesia Sahib ji, please? Vaibhav ji? एक हसमुख भाई पटेल भी है Yeah. हमारे. Yeah, I'm going one by one. So, anyway, we have राष्ट्रीय सेवक संघ के पश्चिम क्षेत्र के व्यवस्था प्रमुख हसमुख भाई पटेल जी also here. In addition to his responsibility as a व्यवस्था प्रमुख of पश्चिम क्षेत्र, हसमुख भाई जी खूब खूब धन्यवाद for being here. He has given additional दायित्व currently for राम जन्मभूमि निर्माण निधि घोष एकत्रीकरण in Gujarat and Saurashtra Prant. He is doing wonderful job there for Prabhu Sri Ram. We also have Gujarat Prant Kutumba Prabodhan Sanyojak Tushar Mistry ji here. Dhanyawad Tushar Mistry ji for joining Bharatiya Vichar Manch. Is Rajesh bhai here, Sangathan Mantri Vishwa Hindu Parishad? Tushar bhai, dhanyawad for joining, Tushar bhai. Yeah. Rajesh bhai Patel was supposed to be here, Sangathan Mantri of Vishwa Hindu Parishad. With that, I would request Sachin ji to carry on with the question and answers. धन्यवाद. एक हमारे डॉक्टर एस.के. मित्तल आए हैं. हाँ जी. मैसूर से डॉक्टर एस.के. मित्तल, मैसूर. He is the vice chairman of Mysore Animal Welfare Board and in our Rashtriya Kamdhenu Ayog team also. S.K. Mittal ji. And one more is our Jagdish Bhai Trivedi. Oh yes. He is from Surendranagar, Gujarat again. How can I forget Jagdish bhai? Jagdish bhai, मुझे क्षमा करिए जगदीश भाई, मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको. ये जगदीश भाई है, बहुत बड़े साहित्यकार है, कलाकार है और व्यंग्यकार है. मेरे तो परम मित्र है, वैसे अपने को ही भूल जाता हूँ.
Jagdish Bhai has done 2 PhDs from 2 different universities on Sahitya. He's a well-learned person. Dhanyavad Jagdish Bhai for being here today with us. So, Sachin ji. धन्यवाद अमित जी। तो पहला क्वेश्चन जो आया है चैट में, सो क्वेश्चन बाय वेनुता जी, हाउ टू मेक इंडियन काउ मिल्क अवेलेबल इन यूएसए? Very good question. Now you will have to go for both indicas in USA, in Texas, in California, in almost in even Florida. In these area, there are Indian cows available, known as Brahmin cow or Gir cow. They are usually bought from Mexico or Brazil, and many. One of our Mr. Goswami, are you here? Abhinav? Yes, sir. You can highlight the issue how you can. He has started his own Gosala in nearby Texas. He is basically from Yes. Aligarh, Mathura. You can tell something. Yes, sir. We started Texas Goshala in Houston, and we are talking to many people who want to start Goshala or maybe work on a franchisee model to make the cow products available. We actually sold Gaumai Diya, and we participate in your campaign. We sold a lot of Gaumai. We are a lot of visitors coming every day. We are in Houston right now, and we have Sahiwal and Thar Parker breed cows. Currently 5 cows, but we probably will go big. Dallas may be another Goshala. The San Antonio team already talking about it. So, and then another group is activated in Halifax, Canada. They want to start a Goshala. So I will be supporting all these initiatives, how to get the cow, how to set up this as a business, how to make the products available. And then not only just the product, the whole cow therapy. We are talking, thanks to you that you introduced me to Dr. Kanti, the one we went to Orlando. So Kanti Balani. Kanti Balani, yes. Balani. He came with, so we talked about it. How do we set cow therapy center? So I'll be happy to answer such questions here in USA related to getting the research-oriented work with the cow medicine, cow products, ghee, and anything, and organic farming. Sir, we first time grow saffron based on cow dung and urine fertilizers. Our crop is really good. You send your email address and all details. Yes. In this, right? Okay. I will share, sir. Thank you, sir. Abhinav ji, can you share your phone number on the chat box so everybody can get your number, please? Absolutely, I'll do that. देश के अंदर में ऐसे काफी लोग हैं जो कि भिन्न भिन्न विदेश के भिन्न भिन्न स्थान में इसको पहुंचाते हैं। उनकी सारी नंबर में ससराउंड डॉक्टर साहब, कृषि बल्टी है, बाकी लोग हैं, इनके नंबर हम लोगों ने दे देते हैं सभी को, तो वो भी पर्सनल कांटेक्ट हो जाएगा और थ्रू आयोग और थ्रू गो सेवा भी हो सकता है। अभी मुझे कल ही एक मेल आया है, LA में, कैलिफोर्निया में गौशाला शुरू की है 10 गाय लेकर के वहाँ मेक्सिको से। तो देयर आर सो मेनी सच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, वी विल कनेक्ट देम। The exact milk is available in USA. It's called K1 or K2, and there is always in the market. But if we wanted to bring Indian one, that's fine also. The same cow we export it to different country. That trade they are sending over here right now. Okay, we'll have the second question. Thank you for the detailed talk. This is a Mike Shah se hai question. This is about cows producing methane, which is considered to be a contributor to global warming. So how many cows, or what is the optimal level of cow farming beyond which it increases global warming due to methane release? See, basically, when cow dung is not utilized, then it will be converted into methane gas and it will be
producing the pollution. But what we suggest that you should utilize cow dung for making methane gas, making biogas, then converted into CNG and utilize it for the purpose, whatever purpose we are utilizing the biogas or CNG. Then there won't be any problem. If it is released in atmosphere, and then it produces methane, more methane is harmful. But if that methane, if we convert into the CNG and utilize it for industry purpose or for our kitchen purpose, then it will not be harmful. That is one thing. And how many cows? It doesn't matter. You can have your biogas or CNG plant as per your strength of the cow. How many kilogram cow dung you are producing per day? Right from 5,000 metric ton to 10,000 metric ton per day you can utilize the cow dung, and accordingly you can produce. Even in China, I have heard that Husan farm is producing 2.5 lakh kilogram of biogas per day. It's a huge plant. So similarly, it doesn't matter. I don't think it will be harmful. And number one, number two, basically our Indian cows are producing less methane than your Bosch Taurus, that is HF and Jersey. Our cows are having more microorganisms which are more useful for biofertilizer as well as biopesticide, and that is more to make the earth and make the earth healthy. That's why we are promoting more for the biofertilizer and biopesticide purpose. And next one is biogas for CNG, and next one is other products, other utilization. Okay. Thank you. Sajjanji? Yeah. So the next question is by Raghuji. उनका क्वेश्चन ये है कि is there a government loan and assistance available for organic farming, and can that is there any data available or any link or available to see that? You are talking about in India? In Raghuji? India. Okay. See, there are various schemes, state government schemes, central government schemes, and which are you can avail from the nationalized bank or your district cooperative banks, or even nowadays Government of India, RBI, Reserve Bank of India has put this animal husbandry sector in a priority sector. So everywhere loan as well as subsidy is available, number one, for various projects. If you want to have biogas and CNG plant, then Petroleum Ministry gives up to 40% subsidy. Suppose you establish 10 crore plant, then 4 crore will be subsidy and 7 crore loan. The government will give loan, and only you have to spend 3 crores as a margin money. 4 crore subsidy will be converted, will be adjusted in loan of 7 crore. So you will have to only repay the 3 crore of loan, and 3 crore will be yours. So you will be able to set up 10 crore plant of biogas and CNG. Similarly, if you want to establish biofertilizer plant, similarly, if you want to establish pharmaceutical industry, Panchgavya industry, from Ayush Ministry, if you want to have some research purpose, then also Biotechnology Ministry gives you subsidy and grant also, 100% grant for research purpose. Suppose you want to produce microbacteria or other medicine, medicinal value product, then you can get the research for the grant for the research purpose also. So even state government, suppose if you keep one cow, then and have a organic farming in your farm for as a small farmer, government is giving 30 rupees per day per animal. There are so many states. It's a state government subsidy, loan or subsidy or a grant. So there are various schemes and which are available on our website, or you can contact your district animal husbandry officer, or you can contact your animal husbandry commissioner in your state, and or you can even contact us, Rashtriya Kamdhenu Ayog also. So we will be able to help you. But which project you want to do? Biogas plant, even milk plant. Suppose you want to have only A2 milk plant, and also there are subsidy and grant, milk and milk processing and value addition of milk, biopesticide and value addition, biogas and value addition,
medicine and its value addition. So there are different ministries. Okay. धन्यवाद वल्लभ जी. So next question is from जस्सू भाई जी. उनका क्वेश्चन ये है कि what is the difference between देसी cow and विदेशी cow? अच्छा, so see, our desi means Indian breed. We tell it is a Bos indicus from India, and HF and Jersey cows are known as Bos taurus. You can, there are more than 50 breeds of Indian origin, right from Gir, Sahiwal, Tharparkar, Ongol, Mysore, from very small to very big size. But all main common things are its face and head, its ear, its eyes, its hump, its galotri क्या बोलते हैं? What is the English of that? And then hump, then the tail and overall body structure, the Surya Nadi type of the vertebra. So these are the various peculiarities. You can say that it's an Indian cow or it's an HFL Jersey cow. These are the external. And internal also, right from stomach, some intestine, and then physiological, biological flora. These are all the other peculiarities. Even cow dung is also peculiar from Indian cow, and it's a different, Bos taurus. So there are so many peculiarities of Indian cow, which is much better than the. Even I am having one book of 1901. I can show you. 1901, Miss Stead, a lady came from England and she wrote a book. You can see the General Library. I have found it out. It was in 1901 written, and she has said that Indian cows and bulls are much better than our imported HF and at that time Jersey cows from London. And see, we forgot it. Basically, बैकोलेज सिस्टम ने पूरा हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दिया. हमें बताया ही नहीं कि व्हाट इज द रियल वेल्थ, और उन्होंने वो थोप दिया. अदरवाइज इन 1901 she has written in this book. Okay, go ahead. दीपक जी. हाँ जी, अगला क्वेश्चन है प्रवीण तनवर जी से. एक्चुअली 3 क्वेश्चन है यहाँ पे. एक है कि भारत में कितनी गौशाला एक्टिव हैं और उसमें कितने लोग एम्प्लॉय कर रखे हैं सेक्टर में. सेकंड पार्ट, तीसरा क्वेश्चन है वो गोबर बेस्ड फर्टिलाइजर को आर देयर एनी प्लान्स टू सेल इट इन द जनरल मार्केट. See, basically exact data we are now collecting, but more than 5,000 goshalas are there, which are goshalas for the rescued animals. See, there are 2 types of goshala. One is, suppose I am having my own private goshala, which is more known as a dairy farm. Till now it was usually known as dairy farm only. Now we have said that it is not only a dairy farm, it's a holistic goshala farm, where you have to utilize not only milk, but cow dung, cow urine, and breed improvement. The strength of the breed will increase in quantity. One cow will give birth to one every year, one progeny, maybe male or female, and it goes on continue after 3 years. So this is also one income. So basically, more than 5,000 goshalas are there, which are having rescued animals. Private goshala, now people slowly they have started converting their one side business into a goshala farm. And there are so many, maybe more than 10,000 also. I am having 50 cows, somebody will have 10 cows, 100 cows. These are the private goshalas. They are also availing the government grant or subsidy. And regarding employment, I think exactly data is not available, but lot of people are getting employment through the goshala. Till now, they were getting goshala just for management, just for cleaning or milking and giving fodder and feed. But now we have added the element of producing various products from cow dung, such as diya, then
Ganesh Murti, keychain, then many other, even table piece, frames, so many items. And from Kaveri they are making earth, sabu, soap, shampoo, phenyl. So they are also, there many widow ladies are getting employment through this also. Many young entrepreneurs are coming. They have established digital platform for marketing. Only through digital platform they are making their business or marketing. So there are various opportunities for such type of ethical business also. Okay. अगला क्वेश्चन जयवंत जी से है. Please share if there have been any scientific studies about microwave radiation absorption properties of cow dung chips, and has there been any peer review research and any papers published? Sorry, go ahead. Yes, very nice question. See, it was in India also, many scientists opposed when I told that the cow dung is having anti-radiation property. And we have seen and we have proved also in scientific lab that you might be many, those who are the science students might be knowing the Geiger-Müller counter, which exactly denotes the how much radiation is emitted, how much radiation particles are emitted. And I myself went to the laboratory and we tried from the various blocks of the cow dung, and it was definitely proved that without this cow dung kept in between, the radioactive material was emitting more than 900 particles per minute, or it was almost for 60 seconds. And when we kept in between the radioactive material, one cow dung material over here, and then the how many particles were emitted, we found that it was reduced up to 60%. It means from 900 to 340, 360, like that. So it proved that it was gamma radiation. That is also right. Number two, then, if we know that infrared radiation, what we were using, what we were doing, our houses were, जो घर पे लिपते थे ना पूरा cow dung से, so at that time our temperature of the room was more than 4 to 5 degrees lower than the outside, because the cow dung absorbs the infrared rays, and that is also proved scientifically. There are so many papers available on even on website. One company has produced brick. I forgot the name of that company, but brick which is having also one content is a cow dung. There are 4 or 5 material, but one content is cow dung. They have used 20-25% cow dung material for making the radio resistant brick, and that is also available in YouTube. So still further, we are trying for and electromagnetic radiation also proved, but we are trying for alpha, beta, and X-ray radiation also. I am trying whether how much it is reduced. Thank you. Deepak ji, before you carry on, I think Ganpat Bhai ji is raising his hand. So, see what he wants to ask, Ganpat Bhai ji. Ganpat Bhai ji, you're raising your hand. So, can you unmute yourself, Ganpat Bhai ji? I guess. Well, I don't see Gampal Bhai now. Yeah, he's there. He's there. Okay, Sachin ji, carry on. हाँ तो दीपक जी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है okay, there is a question from Atul ji. So India has the largest herd of bovine type animals, which includes cows and buffaloes in the world. Out of 300 million, only 88 million are milk producing, which is very large percentage of compared to the people living in poverty. Can afford to take care of such a large herd? In a sense, his question is, how can a country like India? See, basically, it is misunderstood. There is in natural course also, 1/4 of the cows will be giving milk. 1/3 will be pregnant, and 1/3 may be
will dry also after a few years. But that's why we are insisting that cow is not only for milk. Cow is for urine as well as cow dung also. You can have your cow sustainable only with without milk also, with cow dung and cow urine. And in other countries, what happens when it does not give milk, they send it to slaughterhouse. And here is not the practice. We in India never promote, will not promote. We are protecting the cow. We never promote the slaughtering, and that's why the number. It seems that the number is more. But that's why we have to change the mindset of the people. They, even though it is not milking, but daily it gives urine and cow dung. You can utilize that, and that is more for the better, for better health, better farming, organic farming, or other uses. So we have to change our mindset. धन्यवाद वल्लभ भाई जी। अतुल जी के और एक 3 to 4 क्वेश्चंस है, मैं उनको ही बोलता हूँ। अतुल जी प्लीज गो अहेड, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। नमस्ते जी। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जैसे यहाँ पे पीटा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे इस तरह की अगर कोई एनिमल अब्यूज रिपोर्ट करना चाहे, अगर इफ somebody is making cows pregnant again and again just to increase the lactating years, somebody is injecting them hormones no matter what, some people are selling synthetic milk and we know who they are, but वो मतलब इस तरह का कोई नेशनल हॉटलाइन नंबर है अगर कोई आदमी अपनी काव को छोड़ना चाहता है, he cannot afford to take care, where he can abandon, वो मतलब बेसिकली नहीं अफोर्ड कर सकता, तो गवर्नमेंट इस तरह की मतलब जो आपने जो सारी बातें बताई वो बिल्कुल ठीक हैं, but they only work if you basically feed them good material. Country like India, where we know 21 large cities including Gurgaon, Chennai, there won't be any drinking water available in few years. So no, it's wrong concept. Why are you so negative? I don't think that there will be any problem for even drinking water. See, we are now providing 70 liters of drinking water for animals also. Government has given, we have made provision in each and every village, along with the people, for human beings is 140 liters per day per human being. Similarly, there is 70 liters per day per animal also. So there won't be any problem for water. Number 2, आपका जो question था कि early pregnancy, see, it is not like that. It's again a wrong concept. Our Indian cow gives birth in natural course for 10 to 12 times and without any problem. So natural birth cannot, why we should prevent natural birth? If it is a natural, then we should go ahead. Regarding that medicine, yes, you said that the injections are given. Government has totally banned, but some illegal, somewhere illegal might be there. So there are so many. Animal Welfare Board of India is also there. Now Rashtriya Kamdhenu Ayog is also there. Every state are having state Animal Welfare Board of India. There are so many PETA like, there are so many NGOs also. There are so many Gau Raksha Dal also, where if abandoned cow is there or stray cow is there, we can manage it. And all municipal corporations or municipalities are also now compulsory. They have to keep either Gaushala, they know it is known as Gau Sadan or Gothan or animal hostel, whatever name what they want to give. But now it is made in smart city. We have made the provision also for the such type of stray cattle management by municipalities, and you can avail the facility or you can send the such type of cows there also. So there won't be any such type of problem. Regarding your one question was there, again stray cattle and it produces pollution. But now CPCB, our central government pollution control board, has also given guidelines how to keep Gaushala, how to manage Gaushala, how to keep Gaushala clean, and what are the facilities available so that the cow dung is not wasted, cow urine and cow dung is not going to gutter, but it should be utilized for better purpose. So all these provisions are now being made one by one, step by step. मैंने पहले कहा ना कि now we have नियत है और नीति भी बनाई है. तो धीमे धीमे step by, see, you might have known that the government of Madhya Pradesh have established cow cabinet. They have formed a group under the chief minister's presidency for 5 ministers,
animal husbandry minister, forest minister, then MSME minister, and agriculture minister, and finance minister. They are working holistically. How to, as we said, from all aspects, the holistic Gaushala management, holistic cow management, right from breed to cow dung utilization. So these efforts are being started stepwise beyond the party lines, I will say. Even Congress governments are also doing the same thing. They are also utilizing, doing good work all over country. धन्यवाद. Thank you जी. I think that's enough questions. I think so. Amit, one more thing. Okay. Dr. Vallabhbhai Kathiria does travel here in US every year, and we have many programs, battles, meetings. So when they come, when he comes next time, there was a tour but it's cancelled because of the China virus. So it'll be another tour pretty soon. So if somebody interested us to come to their place, please let us know through the Bharati Vichar Manch or directly to us. And we'll, Dr. Kansagar and we all will arrange to come to that place, and we'll have more discussion. Sure. हमारे एसके मित्तल जी आए हैं. एसके मित्तल जी, would you like to add? Would you like to add? अल्लाह भाई. Unmute. डॉक्टर एसके मित्तल. हाँ. सबसे पहले तो मैं अमित भाई जी देसाई और सभी मेरे भारत विचार मंच के साथी जो अमेरिका में हैं, उनको आज की वेबिनार की बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं. और इतना क्यूरियसिव, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो लोगों के, यही हमारे सौभाग्य का प्रतीक है कि हम लोग इतने क्यूरियसिव हैं इंडियन काऊ के बारे में. आइए, मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि भारत आपका कर्मस्थली है. आइए हम सब मिलकर के इसको, जो सवाल आपने उठाए उनका जवाब भी दें, और जो है विश्व के अंदर में जो हमारी गाय गौ माता की जो हमारी जो एक विशेषता है, उस विशेषता को प्रकट करें. हम जो है सवाल बहुत हैं, जवाब भी बहुत सारे हैं, हमने देने का प्रयास भी किया. वल्लभ भाई ने बहुत अच्छा प्रयास किया है जवाब देने का. भाई हमारे अजीत जी महापात्रा ने बहुत ही सुंदर जो है विषय रखा, लेकिन हमें आपकी जरूरत है. मेरे मित्रों, अमेरिका भारत से अभी कुछ घंटों की दूरी पर ही है और वेबिनार पर तो कुछ सेकंड की दूरी पर ही हैं. आइए हम मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस काम को करें, और आप लोगों के सहयोग की हमें आवश्यकता है. धन्यवाद. महापात्रा जी, आप कुछ कहने जा रहे थे. महापात्रा जी, मैं ये कहना जा रहा था कि केवल सरकार को सामने रख करके विचार नहीं करना चाहिए. सरकार के साथ में जनता जो है, भारत के अंदर रहते हैं, हर गांव में जितने भी गांव हैं, कोई छोड़ दीजिए 2, 4, 5, 10% छोड़ दीजिए, सभी गांवों में आज भी लोग गौ आधारित या ऑर्गेनिक ढंग से या प्राकृतिक कृषि करते हैं, गौ पालन करते हैं, गाय के प्रति प्रेम रखते हैं. तो हमको एक लियाजनिंग जैसे कहते हैं, जैसे संपर्क कहते हैं, एक समन्वयता बैठानी पड़ेगी गांव के लोगों के साथ में, व्यक्तिगत रूप से और थोड़ी सामूहिक रूप से भी. एक अच्छा वातावरण देश भर में बनी है. ये 2-3 साल में तो बहुत अच्छा बना है, जो कि हम रिमार्केबल भी कह सकते हैं. वास्तव में कंसेप्ट इसका थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी. साधारण व्यक्ति जो किसान है या गोपालक है, उसको भी एजुकेट करनी पड़ेगी इसके बारे में, एक सरकार की तरफ से और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तरफ से. जैसे कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, हम कई भी लोग हैं, तो ऐसा सभी को एक करना पड़ेगा. एक मैं सोच रहा हूँ भारत की बाहर और भारत के अंदर में इस विषय में काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे प्रोडक्ट का हो, चाहे कृषि का हो, चाहे ऊर्जा का हो, चाहे मिल्क के बारे में हो, ऐसे लोगों का प्रोविंस वाइज एक अच्छा ओपिनियन आप लोगों के साथ में हो. भारत के बाहर रहने वाले जो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसमें इंटरेस्ट ना हो, उनको इंटरेस्ट अपने आप हो जाएगा. ऐसे अच्छे व्यक्ति
जो कि ओपिनियन मेकर्स हैं, ऐसे लोगों का एक साल भर के अंदर में अगले 21 को या मतलब 2021 को हम अगर टारगेट करें, हर महीना 1-2 इस प्रकार का हर प्रोविंस वाइज विथ एनआरआईज, ऐसा अगर एक समन्वय जैसा एक फ्रेंडली मीटिंग जैसा अगर वेबिनार में कम से कम कर लें तो एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। और वो साथ में कई जो होता है देश से बाहर को जाने वाले, जैसे मैं कृषि बल्डी का देता था, वो 10 देशों में बेचता है, कई प्रकार चीज उसी एरिया के लोग ले जाते हैं तो उनको जानते हैं, तो एक एक्सपोजर मिलेगा भारत के लोगों को भी। बहुत सारे महिला इस समय 5000 से ज्यादा महिला इसी अभियान में, तो इस दृष्टि से हम लोगों ने एक ऐसा समन्वय रखते हुए अगर प्लानिंग करते हैं तो एक अच्छा हो जाएगा, ऐसा मेरा एक सजेशन है। धन्यवाद जी। गणपत भाई आ गए हैं, गणपत भाई। हमारे I wanted to say something. When Vallabhbhai was here in US, I met him, and we visited several gaushalas in California. We have a university, Ganpat University in North Gujarat with a 20,000 students. And we also have a Krushi Vidyalaya within the university. So we have started a project for Gaushala. We already have a 7 guy now, and we want to increase to 50 to 100. And we also want to make a holistic, like Vallabhbhai said, where we would use cows for research work also. And we have a project for sustainable engineering and an energy innovation project, where we would build a biogas, also biogas production, and use that gas to convert into electricity. We are planning to build our own microgrid for the university, where we would have an electrical vehicle would be charged and run. Eventually, entire India will have a microgrids, many microgrids. But we want to start at the Ganpat University, and so we can replicate many places. We have made application to the central government for this project also. So Vallabhbhai, our people will be contacting you for this project. We have decided that we are going to go full board on the energy sustainability project, as well as the holistic Gaushala project. We will use it for research, and we have 5,000 students live on campus, so they will be able to use the cow milk and butter and makhan. I should not say butter. It doesn't carry the same weight in my mind. Just like ghee, just like butter, oil and ghee. Just like no, white makhan. Apna jo. Yes. When I was little, I used to eat that. Actually, when I got married, my father-in-law gave cow to me, gifted a cow. So along with my wife, we had a cow in the family, and so we have a. धन्यवाद गणपत भाई जी, खूब धन्यवाद for sharing your story. And I have final word. I would like to have our Manya Sangachalak. Thank you. Manya Sangachalak ji, Manya Vinod ji is here. Vinod ji, if you want to say a couple words, then we'll wrap it up. Vinod ji. Amit ji. Hi, Babu bhai ji. Vinod ji, say something, then you can say. Amit ji, एक मिनट. Babu ji. Vallabhbhai ji, they can do collaboration with developer, Ganpat University. I have visited developer 2 times. It's a very good research facility for Kamdenu in near Nagpur. I know developer. Means then Ganpat University can do collaboration with them. Yes. I visited Ganpat University also, and the seeds were sown at that time, and now I am happy that much progress has been done in cow-based investment by Ganpat Bhai Patel. We will collaborate with, there are so many, even nowadays in Gujarat also, there is a Kamdhenu University also. We can collaborate with Kamdhenu University also, developer also, even in
one best of the best is in Rajasthan also. We will collaborate. Pathmeda. Pathmeda, yes. Yeah. So, Mani Vinod ji can say a couple words if Mani Vinod ji is there. Yeah. आप डॉक्टर कथारिया जी और श्री महापात्रा जी काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। तो और देख रहा हूँ कि काफी इंटरेस्ट भी है। गणपत भाई जी ने भी कुछ कमेंट किया, अपने बीयू पटेल